हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे विद्यालय को चलाने के लिए दो समितियां बनाई गई है, विद्यालय प्रबंधन समिति और विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति। आज हम विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC के बारे में इस वीडियो के अंदर पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए तो हम वीडियो पे चलते हैं। तो देखिए, ये आपका राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का आदेश है। इसमें साफ लिखा है, इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 21/1/15/2015 के अनुसार समस्त राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति SDMC, स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी तथा 1 से 8 तक के विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। यानी कि 1 से 8 तक स्कूल है, PS और UPS, प्राइमरी और उच्च प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, इनमें आपका SMC का गठन किया गया है। और 9 से 12 के लिए SDMC विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। अब इन आदेशों के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाओं में शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ सर्व शिक्षा अभियान वर्तमान में और सर्व शिक्षा अभियान और रमसा को दोनों को मिला के समसा नाम दे दिया गया है। तथा मिड डे मील की राशि की प्राप्ति व व्यय का लेखा जोखा पत्रक से संधारित किया जाएगा। देखिए, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों की शैक्षिक गुणवत्ता सुधार और विद्यालय भवन के विकास संबंधी कार्य विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति द्वारा किए जाते हैं। इसके साथ ही रमसा, जो वर्तमान में अब समसा के नाम से जाना जाता है, प्राप्त अनुदान, विद्यालय विकास शुल्क और अन्य प्राप्त होने वाली राशियों का लेन देन और लेखा जोखा इस समिति के अनुमोदन द्वारा संधारित किया जाता है और इस समिति के अनुमोदन से खर्च किया जाएगा और खर्च के बाद उसका फिर से अनुमोदन किया जाता है। विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति तथा इसके उप समितियों के गठन हेतु संरचना एवं इसके दायित्व शासन की स्वीकृति क्रमांक 17/22 शिक्षा 1/2016 जयपुर दिनांक 1/7/2016 के क्रम में आंशिक संशोधनोपरांत एतद द्वारा निर्धारित किए गए हैं। अब अपना जो SDMC जो स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी की कार्यकारिणी समिति, जिसमें कुल 23 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं साथियों? कुल 23 सदस्य होते हैं, जिसका चयन इस प्रकार से होता है। इसमें देखिए, आपका पहला जो अध्यक्ष जो होता है आपका प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक ही होता है और ये सरकारी लोक सेवक होता है। उसके बाद आपका अभिभावक में से 2 सदस्य चुने जाते हैं, जिसमें से उसमें से महिला प्रतिनिधि हो तो अच्छी बात है और SC/ST समुदाय का प्रतिनिधि होना चाहिए। और अभिभावकों में से महिला प्रतिनिधि 2 चुनी जाएगी और कुल 23 सदस्यों में से आधी महिलाएं होनी चाहिए और अभिभावकों में से एक अन्य प्रतिनिधि के रूप में 2 सदस्य का चुनाव किया जाता है। इसके साथ साथियों, सामाजिक विज्ञान का अध्यापक प्रतिनिधि के रूप में चुना जाएगा। विज्ञान और गणित विषय का अध्यापक भी एक प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता है। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय है, गांव है तो पंचायत, शहर है तो शहरी निकाय के प्रतिनिधि 2 सदस्य चुने जाते हैं। ऑडिट एवं वित्त विभाग का व्यक्ति, इसमें संस्था का लेखाकार, कार्मिक, यानी आपका BO ऑफिस, CBO ऑफिस, अभी जैसे CBO ऑफिस है और CBO ऑफिस नहीं तो आपकी स्कूल का जैसे कि LDC है, UDC है, इसका एक सदस्य होता है।
और इसमें एक अल्पसंख्यक शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधि एक सदस्य होगा और महिला समूह में से प्रतिनिधि के रूप में एक सदस्य का चुनाव किया जाता है और ग्राम विकास समिति का सदस्य या शिक्षाविद जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है। विज्ञान, मानविकी, कला, संस्कृति, क्राफ्ट की पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधि के रूप में एक और जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मनोनीत एक सदस्य होता है और विद्यार्थी जो आपके विद्यालय में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है उनको 2 प्रतिनिधि उनके चुने जाते हैं और एक आपका जो है देखिए आपका ये विधायक प्रतिनिधि जिसकी सूचना लिखित में विधायक से प्राप्त करनी होती है उसके 2 सदस्य चुने जाते हैं जिसकी लिखित में अनुमोदन विधायक से करवाना पड़ता है। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक, शिक्षक हेड, वरिष्ठ, इसमें आपका वरिष्ठतम से वरिष्ठ यानी सीनियर स्कूल है तो व्याख्याता हो गए और व्याख्याता नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक और फिर प्रबोधक, इनमें से इस प्रकार से ये सचिव होते हैं, व्याख्याता जो होते हैं ये आपके कुल 23 सदस्य होते हैं। ये आपकी इसकी एसडीएमसी की कार्यकारिणी की बैठक के लिए इनमें से 12 सदस्यों का होना जरूरी है और ये 2 प्रकार की आपकी जो समितियाँ होती है इसमें एक साधारण समिति, साधारण सभा और एक निर्वाचित मनोनीत एसडीएमसी। साधारण सभा में सभी सदस्य, सभी जो जितने भी अभिभावक हैं सभी साधारण सभा के सदस्य होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वही एसडीएमसी का निर्माण करते हैं। इसके सामान्य निर्देश क्या है कि समिति के सभी सदस्य इस रचना की संरचना के अनुसार नियमानुसार मनोनीत किए जाते हैं और ये मनोनयन जो है 2 वर्ष, प्रत्येक 2 वर्षों में समिति का पुनर्गठन किया जाता है। हर एक सदस्य 2 साल बाद रिटायर्ड हो जाता है, उसके बाद आपको नए सदस्य चुनने होते हैं और इसके अलावा आपके जो सदस्य चुने जाते हैं उनके अभिभावक जो उनके बच्चे यानी जो सदस्य आप चुन रहे हैं उनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हुए होने चाहिए। अगर आप कोई अभिभावक जिसका बच्चा यहाँ से निकल चुका है तो उनको आप इस एसडीएमसी का सदस्य नहीं बना सकते हैं। किसी सदस्य के लगातार अनुपस्थित रहने या स्थानांतरण या मृत्यु होने पर बैठक में कार्रवाई कर उसके स्थान पर नए सदस्य चयनित मनोनीत किया जाएगा, लेकिन वह सदस्य उतने ही कार्यकाल के लिए मान्य होगा जितना कार्यकाल उसका बचा हुआ है। और इस एसडीएमसी की बैठक महीने में 1 बार होगी, वो भी अमावस्या के दिन होगी और इसकी हमें लिखित में सूचना, ये अमावस्या के दिन होती है और इसकी हमें लिखित में सूचना देनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इस बैठक में आप बैठक की कार्रवाई का विस्तृत लिखित में संधारण किया जाता है और इसके बाद इस एसडीएमसी के कुछ कार्य होते हैं जिसे हम देखते हैं। देखिए आपका इसमें क्रय समिति का 2 इसकी उप शाखाएं बनाई जाती है, उसके बारे में हम देखते हैं। कहते हैं एसडीएमसी द्वारा नियमित उप समिति का गठन उसके दायित्व है। पहले अपना कि एसडीएमसी की पहली जो समिति उप समिति होती है विद्यालय भवन उप समिति, स्कूल बिल्डिंग कमेटी की संरचना, इसमें आपका प्रधानाचार्य यानी सीनियर स्कूल है तो, और सेकेंडरी है तो प्रधानाध्यापक आपके अध्यक्ष होते हैं। इसमें आपके जो प्रिंसिपल सरकारी बॉडी है वही अध्यक्ष रहेंगे। उसके बाद एक सदस्य होता है आपका पंचायत या स्थानीय शहरी निकाय का प्रतिनिधि, यानी जिस स्कूल वार्ड में आपकी स्कूल स्थित है वहाँ का वार्ड पंच या पार्षद इसका सदस्य बनता है। तीसरा आपका इसका बनता है अभिभावक साधारण सभा या में से चुना हुआ निर्वाचित एसडीएमसी का जो सदस्य होता है वो इसमें चुना जाता है।
और अपना चौथा है कि निर्माण कार्य से जुड़े अनुभवी या तकनीकी व्यक्ति जैन है, रमसा पहले होता था, आजकल समसा नाम से चलती है। उसके बाद इसका एक लेखा कार्मिक कनिष्ठ लेखाकार या वरिष्ठ लेखाकार, आपका जो भी है स्कूल में या बी ऑफिस में, CBO ऑफिस में, तो वो इसका एक सदस्य बनता, लेखा या ऑडिट का। उसके बाद आपका एक हेड टीचर जो होता है वो आपका वरिष्ठतम वरिष्ठ होता है, यानी व्याख्याता होगा उच्च माध्यमिक में, व्याख्याता नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक होगा, वरिष्ठ अध्यापक नहीं है तो तृतीय श्रेणी अध्यापक होगा, और उसको नहीं है तो प्रबोधक, जो भी आपका वरिष्ठतम से वरिष्ठतम इसके सदस्य होते हैं। ये भवन उप समिति जो होती है, इसमें इसके कार्य देखिए, हम देखिए कार्य पे क्या क्या काम आते हैं। इसका जो कार्य है, ये आपका जो भवन उप समिति के कार्य, आपके भवन उप समिति के कार्य भवन निर्माण एवं मेजर रिपेयर हेतु योजना बनाना, यानी भवन आपका जर्जर हो चुका है या नया भवन बना रहे हैं तो उसकी योजना बनाई जाती है। उसमें आपको बताया जाता है कि हम किस प्रकार से काम करेंगे। इसके लिए जो आगे से पैसा पास होता है उसका मैनेजमेंट हम किस प्रकार से कर सकते हैं, कहाँ पर विद्यालय बनाएंगे, किस प्रकार से बनाना है, मटेरियल कैसा होता है, उनकी मॉनिटरिंग करने का काम इनका होता है। विद्यालय का भवन प्रबंधन एवं संचालन, मॉनिटरिंग, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग, लेखों का संधारण, लेखों की मासिक रिपोर्ट बनाना आदि कार्यों को करने के लिए जिम्मेदारी होती है, जिसकी रिपोर्ट SDMC को नियमित रूप से की जाएगी। यह समिति निर्माण कार्यों को वित्तीय नियमानुसार करेगी अथवा स्वयं भी कर सकेगी, यानी जो वित्त के नियम दिए हैं उन्हीं के अनुसार ये काम कर सकती है, अपनी मर्जी से काम नहीं करेगी जिस प्रकार से। अब उसके बाद आपकी दूसरी उप समिति है शैक्षिक उप समिति या स्कूल अकादमिक समिति की संरचना। इसमें आपका अध्यक्ष प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक होता है और एक अभिभावक प्रतिनिधि होता है, वो SDMC जो निर्वाचित सदस्य है। उसके अलावा आपका 4 सदस्य जो चुने जाते हैं वो निम्नलिखित के विशेषज्ञ होते हैं। निम्न क्षेत्र में से प्रत्येक क्षेत्र का एक विशेषज्ञ, विज्ञान या गणित का अध्यापक, उनमें से एक को चुना जाता है। मानविकी, दूसरा कला संस्कृति क्राफ्ट खेलकूद, और चौथा आपका भाषा विशेषज्ञ, इनमें से चुना जाएगा। और इसके अलावा आपका एक सदस्य जो है प्रधानाचार्य जी, विद्यार्थी में से जो इंटेलिजेंट होता है, होशियार होता है, उसको चुनते हैं। आपका जो अगला सदस्य मुख्य सदस्य सचिव जो होता है वो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक द्वारा नामित मुख्य शिक्षक या हेड टीचर, इसमें आपका वरिष्ठतम वरिष्ठ ही आपका सदस्य चुना जाता है। साथियों, ये आपकी शैक्षिक उप समिति है। अब आप साथियों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस प्रकार के कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक करें। शैक्षिक उप समिति के कार्य क्या क्या है? शैक्षिक गतिविधि कार्य योजना निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन, यानी कक्षाएं आपकी सही ढंग से चले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती रहे, नियमित रूप से मिलती रहे, इसकी कार्य योजना बनाई जाती है। अगर स्कूल में शिक्षक नहीं है, कहीं से शिक्षक की व्यवस्था करना, किसी अधिकारी से जाकर मिलना, अपना किसी का डेपुटेशन लगवाने का काम शैक्षिक उप समिति का होता है। शैक्षिक गतिविधियों की मूल्यांकन, रिपोर्ट, समीक्षा, सुझावों का परीक्षण उपरांत आगामी कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु अनुशंसा। शैक्षिक गुणवत्ता सुधार हेतु समयबद्ध कार्य योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन। शैक्षिक समकोण विश्लेषण एवं निम्न उपलब्धि के क्षेत्रों में संबलन हेतु कार्य योजना करना, यानी कि आपको शिक्षा बच्चों की शिक्षा शैक्षिक स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ आपका संबल प्रदान करे, ऐसी योजना, जैसे कि आपका संविदा के ऊपर गांव वाले मिलकर कुछ शिक्षक लगा देते हैं। मासिक और त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा है, फॉलोअप कार्रवाई सुझाव देते हैं। विद्यालय से जुड़ी विभिन्न हित
भागियों के दायित्व एक नज़र में। अब इसमें क्या दायित्व होते हैं अभिभावक और समुदाय के? देखिए, जो अभिभावक और समुदाय क्या होता है कि बच्चों का विद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रवेश करवाना। बच्चे हैं तो स्कूल है, इसलिए पहले बच्चे का एडमिशन नियमित रूप से हो, ताकि हर एक सरकारी योजना का उनको लाभ मिल सकता है। नियमित विद्यालय भेजना, बच्चे नियमित विद्यालय जाए, इसकी भी सुचारू रूप से व्यवस्था करना, देखना है। बच्चे की कॉपियाँ चेक करना, विद्यालय जाकर बच्चे की प्रगति रिपोर्ट देखना कि विद्यालय में बच्चा जा रहा है या ऐसे ही बैठा है, कुछ पढ़ भी रहा है या नहीं रहा। बतौर सदस्य समिति की बैठक में नियमित रूप से सक्रिय भागीदारी करना, यानी जितने महीने में जितनी मीटिंग होती है एक, उसमें पार्टिसिपेट करना, भाग लेना। विद्यालय विकास में अपेक्षित सहयोग एवं समन्वय के साथ काम करना। अब अपना जो इसमें जो प्रधान संस्था प्रधान होता है या शिक्षक होता है, उनका जो क्या काम है उसके बारे में हम देखते हैं। आपका जो संस्था प्रधान का काम क्या है? विद्यालय संचालन से संबंधित समस्त सूचनाएं सार्वजनिक करना। विद्यालय को चलाने में जो भी समस्या है, सारी समस्या सूचना है, उनको आप सार्वजनिक रूप से दिखाएंगे। जैसे विद्यालय बना रहे हैं, भवन निर्माण कर रहे हैं, तो उसका हिसाब आपको नियमित रूप से देना। नियमित रूप से विद्यालय समय पर खुलना एवं समय पर बंद होना, साथ ही समस्त कार्यरत शिक्षकों का नियमित रूप से एवं तय समय पर विद्यालय में उपस्थित होना, ये संस्था प्रधान का दायित्व है। व्यवस्थित तरीके से विद्यालय का संचालन होना चाहिए। प्रार्थना सभा, शिक्षण गतिविधियाँ, मध्याह्न भोजन, खेल कूद, दूसरे जो सरकारी योजनाओं के फॉर्म है, विभिन्न कार्यक्रम आदि, इनका सही तरीके से काम होना चाहिए। बच्चों के सीखने के स्तर को मजबूत करना, साथ ही समयबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम को पूरा करना और आवश्यकता अनुरूप शैक्षिक स्तर की मजबूती के लिए अतिरिक्त प्रयास करना है। समिति की नियमित रूप से बैठक बुलाना, समस्त सदस्यों को लिखित में पूर्व में सूचना दी जानी चाहिए, और वो भी 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। 2 सप्ताह 14 दिन पहले लिखित में सूचना दी जाएगी। और विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति का जो मुख्य काम है वो क्या है? शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि विद्यालय क्षेत्र से संबंधित कोई भी बच्चा, विशेष तौर से लड़कियां, शिक्षा से वंचित न रहे, इसी के लिए एसडीएमसी और का गठन किया गया है। आपका निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुच्छेद धारा 3 और 4 के तहत इसका गठन किया गया है। प्रत्येक बच्चे का नियमित ठहराव विद्यालय में सुनिश्चित करना और विद्यालय का संचालन, प्रबंधन, विकास उचित समय पर हो। स्थानीय समुदाय, निकाय व विभागीय समन्वय स्थापित करना। बच्चों की सुरक्षा, सीखना, स्वच्छता एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। यानी बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भौतिक तीनों प्रकार से उसका विकास होना चाहिए। ये थे आपके विद्यालय में जो एसडीएमसी होती है उससे संबंधित सारपूर्ण रूप से जानकारी। साथियों, अगर आपको वीडियो ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।